नमस्कार प्रिय यूपीएससी अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने नंदिनी आईएएस में स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग यूपीएससी आईएएस की 25 मई 2025 को आयोजित होने वाली प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे आप लोग। और इसी के साथ हम आपके इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी, जिसमें आपके क्लास 8 तक की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है और ये क्लास 9 की एनसीईआरटी चल रही है। और जिसका आज के लेक्चर में ये इसका अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद फिर अगली एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो जो भी यहाँ पर नए बच्चे हैं, तो जो भी हमारी पिछली क्लासों की जो पढ़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। और हमारे अध्याय का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक विश्व में चरवाहे की स्थिति कैसी क्या है उसके बारे में देखेंगे हम। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना हमारी परीक्षा के लिए, तो उसको हम देख लेते हैं। तो ये अध्याय का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। और आप देख सकते हैं ये जो भेड़ बकरी ये है जो ये होती है, इनकी चरवाहे वाले स्थान पर बैठी हुई हैं। तो बताया गया है पूर्वी गढ़वाल के बुंग्याल में चरती भेड़ें। बुंग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चरागाह होते हैं। तो बुंग्याल के बारे में बात की गई है यहाँ पर। बुंग्याल के पर्वतीय यानी ऊंचे स्थान पर जो भी चरागाह होते हैं उनको बुंग्याल कहा गया है। और जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं ये। इस समय पहाड़ियों की तलेटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती है। इसकी जो पहाड़ियों की तलेटी है उसकी बात हो रही है। मानसून मानसून तक इन चरागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। अब इसको देखो, हम देखते हैं। हम अब अपने आते जो मेन कंटेंट है उस पर आते हैं। इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। तो घुमंतू के बारे में बता दिया उन्होंने। घुमंतू एक जगह स्थायी नहीं रहते, वो अपने जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को अपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो भी जानवर के झुंडों को लेके आते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चलते रहते हैं, उनको घुमंतू चरवाहे कहते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है। रेवड़ मतलब झुंड भेड़ बकरियों का। तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं? तो आपने उनके बारे में कभी सोचा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे, और वो रहते कैसे हैं, रात को कहाँ टिकते हैं, उनका खाना पीना कैसा होता है? आपने इस बारे में कभी सोचा है? तो क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उनका अतीत क्या था, मतलब उनका इतिहास क्या था, और उनकी जो आमदनी होती है वो कैसी होती है? तो हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में बिरले ही जगह मिल पाती है। बिरले में ना बहुत कम। ठीक? तो बिरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जब आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा हो या अर्थशास्त्र की, सिर्फ कृषि और उद्योग के बारे में ही पढ़ते हैं। जब आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो चाहे वो अर्थशास्त्र की कक्षा हो या फिर उसकी अर्थशास्त्र की या इतिहास की, उनमें हम केवल उनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में नहीं। तो कभी कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में आप पढ़ते होंगे, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपने देखा होगा, हम जो अध्याय अध्याय में हम जो किताबें देखते हैं, अध्ययन करते हैं, उनमें बता रहे हैं, उनमें हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास में जो कारीगर हैं और जो इनकी बुकें हैं उनमें हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो चरवाहे हैं इनके बारे में हमने कभी कभार अध्ययन किया होगा। यही उन्होंने कहा है। मानो उनकी जिंदगी का कोई मतलब ही ना हो। मतलब ऐसे उनका अध्ययन नहीं करते जिसमें मतलब कि उनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो, कोई मतलब ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। मतलब ये मान लेते हैं कि वे ऐसे लोग हैं जिनकी आज की जो दुनिया, वर्तमान दुनिया है, उनकी उनकी इस अभी की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे उनका दौर बीत चुका हो। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उनका दौर बीत गया हो।
तो हम इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए, इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही की कितना महत्व है। जो आप भारत और अफ्रीका में जो चरवाहा समाज है, तो उनकी क्या स्थिति है और उनका कितना योगदान है, वो हम इस पुस्तक में देखेंगे, और उनका कितना महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डाला। उपनिवेशवाद मतलब इनका शासन रहा, तो इनका जो अंग्रेजी शासन अपने भारत में रहा, वही शासन अफ्रीका में रहा। तो इन्होंने इनके जिंदगी पर, इनके जीवन पर क्या असर डाला, उसी के बारे में देखेंगे। इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया। जो आधुनिक समाज है ना, इनका दबाव जो रहा है, इनका इस तरह इन्होंने किस तरह से सामना किया, ये इसके बारे में जानेंगे। इस भाग में हम पहले भारत और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी का अध्ययन करेंगे। जो भारत और जो अफ्रीका है ना, तो इनकी जो चरवाहों की जो जिंदगी रही है, उसके हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब आगे देखते हैं, घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही क्या होती है। घुमंतु चरवाहे हैं, घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही जो होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहाड़ों पर हम देखते हैं, पहाड़ों में कैसी स्थिति रही है इनकी। देखिए, जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय, एक उनका समुदाय का नाम है, जो चरवाहे हैं गुज्जर बकरवाल, कहाँ का, जम्मू और कश्मीर के। तो ये लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, मतलब बड़े बड़े झुंड रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चरागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे, है? अपने चरागाहों की तलाश में घूमते घूमते ये यहाँ पर आए थे। कब? 19वीं सदी में। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, वे यहीं होकर रह गए। मतलब जैसे जैसे 19वीं सदी में ये लोग आए, और जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर वो लोग यहीं पर रहने लगे। यही बस, इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे थे। जहाँ और गर्मी का मौसम देख करके वो अपने अपने जगह का चेंजेस करने लगे। कहीं यहाँ आज हैं तो कल वहाँ, मतलब ऋतु के अनुसार अपना अपना घूमने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती, जैसी जब जाड़े की ऋतु जब आती थी, तो जो पहाड़ियों की जो पहाड़ियां हैं, उनकी जो ऊंची चोटी थी, वो बर्फ से ढक जाती थी। तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ी में आकर डेरा डाल लेती थी। तो बर्फ की चोटी, पहाड़ियों की चोटी बर्फ से ढक जाती थी, तो जो शिवालिक की जो श्रेणी है, उनकी तलहटी है, तो वहाँ पर ये अपना डेरा डाल लेते थे, क्योंकि फिर वहाँ पे बर्फ नहीं पड़ती थी। बर्फ तो पहाड़ों की ऊंची चोटी पर पड़ती थी। तो जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली जो सूखी झाड़ियाँ थी, के ही उन झाड़ियों को ही खा करके उनके जानवर अपना पेट भरते थे। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगे। जैसे अप्रैल का महीना आया, अप्रैल का अंत का महीना आया, तो अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगे। गर्मियों के चरागांव के लिए इस सफर में कई परिवार काफिला बनकर एक साथ साथ चलते थे, समूह में साथ साथ ये चलते थे गर्मी के मौसम में, जानवरों को लेकर के। आगे देखते हैं, वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। पीर पंजाल का जो दर्रा है, उसको उन्होंने पार कर करके वो कश्मीर की घाटी में पहुंचते थे। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती। जैसी जो बर्फ पिघलेगी, क्या होगा, वहां पर पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो वहां पर घास वगैरह जो बर्फ होती है वो उपजेगी। तो चारों तरफ हरियाली छा जाती। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास में मवेशियों का पेट भर जाता। अब देखेंगे, और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती। भाई तरह तरह की घास उग रही है और वनस्पति उग रही है, तो उनको खा करके उनकी सेहत बन जाती थी जानवरों की, और जानवर को दूध पीते थे चरवाहे। सितंबर के अंत में बकरवाल का एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेटने लगते। इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। मतलब जाड़े की ऋतु आने लगी, अब वो अपना बोरिया बिस्तरा वहां से उन्होंने समेटा और वो नीचे तलेटी पर आने लगे। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती, तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते थे, जहां बर्फ न गिरती हो उस जगह पर। आगे देखते हैं, पास के ही पहाड़ों में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। पास के जो पहाड़ी है, तो उसी में चरवाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये जो गद्दी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। मतलब ये भी गर्मी के अनुसार और सर्दी के अनुसार ये लोग चलते थे।
हिमाचल के गद्दी लोग। आगे देखते हैं। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए जाड़ा बिताते थे। जब जाड़े की ऋतु जब आती थी, तो वही जो शिवालिक की जो तलहटी है वहाँ पर ये लोग अपना अ, तंबू बनाकर रहते थे, और वो फिर जो घास फूस था वहाँ झाड़ियाँ थी, उनको वो जानवर खाते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीत में बिता देते थे। कहाँ पर? लाहौल और स्पीत में। जब बर्फ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते, तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में भी स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। मतलब जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, वनस्पति उगेगी, तो उनके लिए वहां पर भी पहुंच जाते थे ये। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल, आगे देखते हैं। वापसी में वो लाहौल और स्पीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते थे। मतलब वो एक स्थान से आना और जाना, ये स्थिति थी उन समय की, वो मौसम के अनुसार। उन्हें पता है अगर वहां सर्दी पड़ेगी तो वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और अपने जो भेड़ के जो झुंड है उनको ले आए, और फिर जहाँ मौसम सही है, जहाँ उनके रहने योग्य है, फिर वहाँ रहते थे। और जैसे ही फिर उस स्थिति पर जैसे गर्मी पड़ने लगी, तो फिर जहाँ पर जो वहाँ पर जो बर्फ पिघलती थी, फिर उस जगह पर पहुंच जाते थे। तो ऐसे ही उनका आना जाना लगा रहता था। अब इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते थे। मतलब उनको ऋतुओं का अनुमान हो गया कि किस समय में कौन सी फसल बोनी है, और हमारे अंत तक वो फसल हमको मिल जाएगी या पकी हुई मिल जाएगी, उस हिसाब से उन्होंने फसलें बोना शुरू कर दी। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाहों में चले जाते हैं, और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चरागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। बोले कि वही सिस्टम है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ आना। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चले। अब थोड़ा पूर्व की तरफ देखते हैं। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल तरफ चले जाते थे। अब इसमें भाबर और बुग्याल को क्या बोलते हैं? भाबर जो जगह नीचे, जो पहाड़ियों के नीचे जो तलेटी में जो लोग रहते हैं, उनको भाबर बोला है। और बुग्याल मतलब ऊंचे स्थान, जहाँ ऊंची जगह पर चरवाहे होते हैं, उनको बुग्याल बोला है। वही उन्होंने कहा है कि सर्दियों में वे भाबर के सूखे जंगलों की तरफ चले जाते थे, और जैसी गर्मी आती थी तो ऊपरी घास के मैदानों में बुग्याल की तरफ चल देते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में, हरे भरे जो चरागाह होते हैं उनकी तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे। कहाँ से? जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में। आगे देखेंगे। और बाद में वो यहीं बस गए थे। जम्मू से कहा गए उत्तर प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, और ये बाद में वहाँ लोग वहीं पर बसे रह गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरागाह समुदायों में दिखाई देता था। मतलब सर्दी गर्मी के अनुसार ये अपना चरागाह, अपना स्थान चेंज कर देते। वो क्या होता था, हिमालय पर्वत में ज्यादातर होता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोगों भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये इनके नाम दे दिए हैं, जो चरवाहे के नाम क्या है, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी, ये समुदाय थे चरवाहे के। तो वो भी इसी तरह के थे, घूमने वाले। ये सभी समुदाय मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते थे। जैसे जैसे मौसम, जैसे अपने मौसम अनुसार वे अपने आप को ढाल लेते थे, और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जिस इलाके में जो चरागाह पड़ते थे, उनका अपने अपने अनुसार क्या करते थे, बेहतर यूज करते थे उसका। जब एक चरागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती थी, तो वे किसी और चरागाह की तरफ चले जाते थे। मतलब जब एक स्थान पर घास खत्म हो जाती थी या कुछ कम रह जाती थी, तो उस स्थान को छोड़ करके वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। वे किसी और चरागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चरागाह जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे। एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो चरागाह है तो उनकी जो जरूरत से ज्यादा होते ना, इस्तेमाल से वो बच जाते थे, तो ज्यादा नहीं यूज हो पाती थी। उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। मतलब दोबारा से उसमें हरियाली आ जाती थी जब जब वे लौट कर आते थे तब। अब थोड़ा चित्र देख लेते हैं हम, है ना। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं। ये समुदाय है, कहाँ का? हिमाचल का है। ये भेड़ों से ऊन उतार रहे हैं, आप देखिए, है ना। ये ऊन रखी हुई है, ये इनको उतार रहे हैं। अब देखिए, सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों से नीचे आने लगते हैं, और रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं।
ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुलाकर साफ किया जाता है, उसके बाद ये ऊन काटते हैं। और उससे पहले जो चित्र हम देखते हैं, नए शब्द हमने बता दिया भावर। गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जानवर शुष्क या सूखे जंगल का इलाका होता है, भावर। और बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान बुग्याल हो गए, है ना। तो ये भी आपके एनसीईआरटी ने आपको बता दिया है। और आप इसे देखेंगे, ऊन उतरने का इंतजार, हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास ओल घाटी है, तो इनका ऊन उतारने के लिए ये भेड़ें बैठी हुई हैं, है ना, भेड़ बकरी है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये ऊन उतार रहे हैं और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, ये मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप है। गुज्जर गडरियों बुग्याल में मिलने वाले रिंगल एक तरह का पहाड़ी बांस और घास से बने मंडपों में रहते हैं। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल के सालों में वे बसों और ट्रकों में भरकर भी दूध ले जाते थे। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं, जैसे इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती है, के बारे में उन्होंने बता दिया। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में इनका क्या रहा है। पठारों में जो रेगिस्तान का इलाका है और जो मैदानी इलाका है, इनमें इनकी स्थिति क्या है। देखो, चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते, चरवाहे पहाड़ों में ही नहीं रहते, पहाड़ों के अलावा वे पठारों में, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। ठीक है। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय था। कौन? धंगर। कहाँ का था? महाराष्ट्र का। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी, काफी थी। उनमें से ज्यादातर गडरिये या चरवाहे थे। कौन थे? गडरिया या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कम्बल और चादरें भी बनाते थे। ये लोग भाई जब वो ऊन उतार रहे हैं तो क्या करेंगे, कम्बल भी बनाएंगे, चादर भी बनाएंगे। और जबकि कुछ भैंस भी पालते थे उनमें से। हंगर गडरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। कहाँ रहते थे? जो महाराष्ट्र का जो मध्य में जो पठारी भाग है, वहां पर ये रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था। कैसा? अर्ध शुष्क इलाका था, जहां बारिश बहुत कम होती थी। आपको पता है अर्ध शुष्क इलाके में बारिश कम होती है, और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। जब जहाँ बारिश कम होगी तो वहां मिट्टी कैसे उपजाऊ होगी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियां ही होती थी। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ और कुछ नहीं उगता था। क्या उगता था? बाजरे जैसी फसल उगती थी। तो बाजरा सूखे में हो जाता है ना, उससे पानी की जरूरत कम होती है। अब तुमको बिल्कुल सूखे में हो जाए ऐसा तो नहीं है, लेकिन पानी की जरूरत और फसल की तुलना में कम होती है उसे। मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। मानसून में ये पट्टी थी, तो धंगरों के जानवर थे, उनके लिए क्या हो जाता? एक विशाल चारागाह बन जाता था ये मानसून के समय में, है ना। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे। धंगर लोग है ना, जब भी अक्टूबर का महीना आता है तो अक्टूबर के आसपास क्या करते थे, ये उस बाजरे की कटाई करते थे। और चरागांव की तलाश में पश्चिम की तरफ ये चल पड़ते थे। मतलब इन्होंने बाजरा काटा और फिर क्या किया, चरागाह की तलाश में ये पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर डेरा डाल देते थे। अब एक दो दिन नहीं चलते थे वो महीनों चलते थे पैदल पैदल। जब महीनों पैदल पैदल चलते थे तो फिर वो क्या करते थे के बाद कोंकण के इलाकों में अपना ये डेरा डाल देते थे। कौन? रेवड़। ये क्या नाम है इनका? रेवड़ों के साथ कोंकण इलाके में जाकर डेरा डालते थे। और इनका नाम क्या है? धंगर। धंगर समुदाय के लोग, है ना। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी। यहाँ पर क्या होता है? अच्छी बारिश होती थी, तो अच्छी बारिश होगी तो मिट्टी उपजाऊ होगी। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो खेती भी बहुत होगी, है ना, तो खेती भी बहुत होगी। तो कोंकणी किसान भी इन चरभाओं का दिल खुलकर स्वागत करते थे। कौन? कोंकणी किसान।
जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, धंगर कहाँ जाते थे, कोंकण, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। जब ये धंगर वहां पर कोंकण पहुंचते थे, तो कोंकण के जो किसान थे वो अपनी खरीफ की फसल काट लेते थे उस समय। अब जब वो रबी की फसल तैयार करते थे, उसके लिए उन्हें मिट्टी चाहिए उपजाऊ, तब तक ये पहुंच जाते थे। तो ये लोग वहां रुकते थे, वहां से जो भेड़ बकरी थी उनके मलमूत्र से उनको खाद मिलती थी, जिससे भूमि उपजाऊ होती थी, जिससे क्या करते थे, वो रबी की फसल तैयार करते थे, है ना। अब आगे हम चलते हैं इससे। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई डूठों को खाते थे। धंगरों की जो मवेशी थी ना, तो खरीफ की जब कटाई हो गई, कटाई के बाद क्या करते, वो खेतों में बचे हुए ठूठ होते थे, उनको ये खाती थी मवेशी, और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे। कोंकणी किसान है जो धंगर समुदाय के जो चरवाहे हैं, उनको क्या देते थे, चावल देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम मात्रा में होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाकों को छोड़कर सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे। जैसे मानसून की बारिश शुरू हुई तो फिर क्या करते थे धंगर लोग, धंगर कोंकण और तटीय इलाकों को उन्होंने छोड़ा और सूखे पठारों की तरफ ये बढ़ गए। इनका ये सिस्टम रहा है ना आने जाने का, क्योंकि भेड़ गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी भेड़ गीले मानसून में नहीं रह सकती, बता दिया, क्योंकि और ऊन होती है ना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास, है ना, और पत्थरों से अटे पड़े थे। कौन, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो सूखे जो मध्य पठार के भाग, जो मध्य पठारी भाग हैं, वो उनकी बात हो रही है, वो पत्थरों से और सूखे से क्या थे, पटे थे, है ना, अड़े पड़े थे। इनमें मवेशियां, भेड़ बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। इन स्थान पर क्या कौन रहते थे, मवेशी रहती थी, भेड़ बकरियां रहती थी, और गडरिया लोगों का ही क्या था, यहाँ पर बसेरा था। अब थोड़ा हम नए शब्द जोड़ लेते हैं, नए शब्द इसमें तो थोड़ा पढ़ लेंगे। तो रबी क्या होता है, रबी जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रबी। खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें हैं, खरीफ। टूट पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली जड़ है। पौधों की कटाई होगी, वो जो जड़ जो तरह हल्का सा बचता है ना ऊपर से फसल काटने में जो बचता है, उसी को डूट बोलते हैं, है ना, तो ये इन्होंने कहा है। और ये चित्र आप देख रहे होंगे कि पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते राय का सामुदायिक ऊंट है ना, यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियां के सहारे सिर्फ ऊंट ही जिंदा रह सकते हैं इस जगह पर। भाई कटीली झाड़ियां ऊंट ही तो खाते हैं, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चरना पड़ता था। अब कटीली झाड़ियां थोड़ी जगह में होती है ना, तो उनको अब ज्यादा भोजन चाहिए तो पर्याप्त इलाका उन्हें चलना पड़ेगा, इनकी देखो स्थिति बता रही है आपकी एनसीईआरटी, है ना। आगे देखते हैं। देखिए अब कहाँ पर, देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठार की बात हो रही है। तो यहाँ कोल्ला समुदाय के लोग, कौन से समुदाय के लोग, कोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, है ना, इस जगह पर। जबकि कुरुमा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। अब देखिए, कोल्ला समुदाय लोग भैंस पालते थे, गाय और भैंस, और कुरुवा समुदाय क्या पालते थे, भेड़ बकरियां पालते थे। और हाथ के बुने कंबल ये लोग बेचते थे, हाथ से जो कंबल बुनते थे उनको ये बेचते थे। ये लोग जंगल और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे, ये लोग कहाँ रहते थे, जंगल में रहते थे, और जो छोटे छोटे जो खेत होते हैं ना, उनके आसपास ही रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। वो अपने जानवरों की देखभाल तो करते थे, उसके साथ साथ वो अन्य भी धंधे करते थे, अन्य भी काम, अन्य तरह के काम धंधे करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। यहाँ पर जो लोग सर्दी गर्मी के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते थे, वो उनकी तरह नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे।
ये लोग सर्दी गर्मी के हिसाब से नहीं जाते थे, ये सूखे और बरसात की जो जगह होती है उसके हिसाब से ये चेंज करते थे अपनी जगह को। सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे। तटीय इलाके होते हैं ना, तटवर्ती क्षेत्र, तो इन इलाकों में चले जाते थे, सब सूखा का महीना आता था उनके यहाँ पर तब। जबकि बरसात शुरू होने पर वापस वे चल देते थे, जब इसी बरसात होती थी फिर ये वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। तो मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, जैसे मानसून होते ना, तो मानसून के दिनों में जो तटीय जो इलाका होता है तो वहां पर भाई गिल पानी बरसेगा तो दलदली भूमि तो होगी। तो जिस तरह से गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों के लिए तो सही थे। भैंसों को तो भाई भैंसों को तो रास आ सकते थे, मतलब उनके लिए सही थे, लेकिन वो बकरी जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी सकते थे, लेकिन बकरी जानवर नहीं रह सकते थे वहां पर। बकरी जानवर वो पठारी भागों में जाके पहुंच रहेंगे, वो स्थिति थी। अब आगे देखते हैं। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। चरवाहों में का नाम बंजारों का भी। बंजारे उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे ये बंजारे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, मतलब बहुत दूर दूर तक। रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे, है ना। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा रहे हैं, तो गांव तो मिलेंगे, तो गांव में तो सामान बेचते थे ये बंजारे। वहां पर जो खेत जोतने वाले जानवर को बेच देते थे और दूसरी और चीज भी बेच देते थे। तो वे जहां भी जाते थे अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की खोज में रहते थे। वो जहां भी जाते थे तो उन्हें ये देखते थे कि हमें हमारे जानवरों के लिए एक चरागाह मिले, अच्छा चरवाहा मिले। अब स्रोत खा इसको थोड़ा देख लेते हैं, जब आई गया है तो बीच में, है ना। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदायों की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। किसका? गोल्ला समुदाय का। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते थे या रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। जो भी दूध से उत्पाद बनते हैं, घी मक्खन वगैरह, ये बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते थे, उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में 7 से 8 नौजवान आराम से मिल जाएंगे, इतना बड़ा परिवार होता था। नौजवान मिल जाएंगे इतने, आसानी से इतने मिल जाते थे 7 से 8 नौजवान। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते थे। जो 7-8 जो नौजवान थे, उनमें से 2-3 क्या काम करते थे, जंगलों में गए और जानवर को चरा के लेके आए, जबकि बाकी अपने खेत संभालते थे। और कस्बों में जलावन की लकड़ी छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते थे। तो इन्होंने ये अपने उनका रोजगार बता दिया, है ना। अब हम अपने यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छे चरवाहे की खोज में रहते थे कौन? जंगल बंजारे। अब देखिए, राजस्थान के रेगिस्तान में राय का समुदाय रहता था। राजस्थान का जो एरिया रेगिस्तान वाली है, वहां पर क्या राय का समुदाय रहता था। इस इलाके में बारिश का कोई भी भरोसा नहीं था, बारिश हो या कितनी हो, या बिल्कुल ही ना हो, है ना। तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बारिश होगी तो खेती उपज बढ़ जाएगी, अगर बारिश नहीं हुई तो भाई तो उपज कहाँ से होगी नहीं। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। ये पानी नहीं बरसेगा तो फसल कहाँ से होगी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। खेती भी करते थे रायका लोग और चरवाही का भी काम करते थे, मतलब जानवरों को भी चराते थे। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते थे जब बारिश होती थी। उस समय जब बारिश होती थी तब तो वो अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें वही चारा मिल जाता था बारिश के टाइम। अक्टूबर आते आते ये चरागाह सूखने लग जाते थे और नतीजतन क्या होता था, ये लोग नए चरागों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ ये निकल जाते थे। जब बारिश होती थी तो अपने क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि जब पानी बरस रहा है तो वहाँ पे घास मिल जाएगी जानवरों के लिए और इनकी फसल भी अच्छी होती होगी। लेकिन जब वहां सूखा पड़ता था तब ये अपने जानवरों को लेकर के दूसरे स्थान पर जाते थे, है ना। और अगली बरसात में ही ये वापस लौट के आते थे। रायकाओं का एक तबका ऊंट पालता था। जो रायका लोग है ना,
इनका एक जो तबका था वो क्या पालता था, ऊँटों को पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। मतलब एक ही समुदाय में तरह तरह व्यवसाय थे, कुछ लोग भेड़ पाल रहे हैं, कुछ लोग ऊँट पाल रहे हैं, है ना। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहा समुदायों की जिंदगी कई चीजों के बारे में काफी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी। चरवाहा की जिंदगी थी, इस तरह से क्या करते, सोच विचार के वो लोग आगे बढ़ते थे अपनी जिंदगी को सोच विचार के आगे बढ़ाते थे। देखिए, और आप देखेंगे चित्र, आप देखेंगे ये अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक दिख रहे हैं आपको। ये राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊँट पालकों को मारू यानी रेगिस्तान राय का और उसकी बस्ती को टंडी कहा जाता है। देख लीजिए। हाँ? तो उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था। किस बात का? कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं, इस बात को ये ध्यान रखते थे। और उन्हें कहाँ पानी और चरागाह मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखते थे। तो जो एक इलाका है वहां पर हमारे जानवर हैं, जो जो रेवड़ है, वो कितने दिन तक रहेंगे, और उन्हें पानी कहाँ मिलेगा, है ना, और घास खाने के लिए चरागाह कहाँ मिलेगा, तो इस चीज का वो ध्यान रखते थे। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी। ये भी देखना पड़ता था हम किस इलाके से गुजरे जिससे हमें वहां पर गुजरने के लिए छूट मिले, है ना। और किन इलाकों से नहीं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे। भाई जब वो जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उन्हें गांव मिलेंगे, तो गांव में जिस गांव से गुजरोगे तो उन लोगों से क्या करना पड़ेगा, अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे, है ना। कौन निकलने देगा वो अपने गाँव की तरफ से, है। वही बात है, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनके उपजाऊ बनाते चलें। ताकि क्या करें, जो गांव में जाते थे, जब गांव रास्ते में जो पड़ते थे उनके किसान थे, उन किसानों से परिचय करते थे, और उनसे वो क्या बोलते थे कि हमारे जानवर आपके यहाँ खेत में या आपकी जो घास जो खेत पड़ा हुआ है वहां से घास वगैरह चरेंगे, और वहां पर जो रुकेंगे, वहां से जो जब रुकेंगे तो आपके खेत को उपजाऊ खाद मिल जाएगा। जो खाद होता है ना, वो मिल जाएगा, जिससे आपकी जमीन उपजाऊ हो जाएगी। इस तरह के वो अपना संबंध रखते थे। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। अब जब रोजी रोटी चलाएगा आदमी कोई, तो ये तो काम करेगा ना। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले थोड़ा ये चित्र ये देख लेंगे, है ना। इसमें चित्र बहुत हैं एनसीईआरटी में, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। देखो चित्र देखेंगे तो आपने चित्र देख रहे होंगे, इसमें कितने ऊँट है ना, गाड़ी वगैरह खड़ी है, देखिए आप लोग, लोग है ये, और ये गाय है, ऊँट है, और ये लोग हैं जो इनको लेके जा रहे हैं ना, जहाँ ये रुक रहे हैं, खेत में रुके हुए हैं। ये खेती कोई फील्ड है ना, उसमें रुके हुए हैं, ये वही दिखाया गया। पश्चिमी राजस्थान में बलोत्रा स्थित ऊंट मेला है ये क्या है, ऊंट मेला है। मेला खेत भी लगता है, जगह होती है खाली, एक तरह फील्ड ही हो गया, वहां लगता है। ऊंट पालक यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। मेले में मारू राय का ऊँटों के प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते हैं। इस मेले में गुजरात से भी घोड़े लाए जाते हैं। ये आपको यहाँ पे बता दिया है। अब इससे चलते हैं आगे, और आगे चलने से ये चित्र इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पुष्कर का ऊँट मेला, ये कहाँ का है, ये पुष्कर का ऊँट मेला है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो आपने चित्र देख लिए, और एक चित्र और ये है, तो भी देख लो, है ना। ये लोग बैठे हुए आपस में क्या है, मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाले लोग हैं ये, है ना। और वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है। इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदाय को अपनी पहचान का भाव मिलता है। किसका अपनी पहचान का भाव मिलता है? इन परंपराओं से हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। और आगे चित्र क्या दिखा रहा है, देखिए, इस चित्र को देखिए थोड़ा, है ना। ये भाई साहब आगे चल रहे हैं, और ये भेड़ी चल रही है ना। ये भी बच्चा देखो इसके इनके साथ साथ चल रहा है, अलग, देख सकते हैं आप। ये चित्र रहा, इसमें लिखा है कि
चरागांव की तलाश में निकले मालधारी चरावाए उनके गांव कच्चकिरण में स्थित है। कहाँ पर? कच्चकिरण में स्थित है। अब ये हमारे यहाँ तक चित्र हो गए, है ना। थोड़ा जो बचा हुआ है वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या बचा था यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं छोड़ना कुछ भी, आपकी एनसीईआरटी में पढ़ाना सब कुछ है ना। आइए अब देखें कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के शासन में या जमाने में चरवाहों का जमीन किस तरह बदला, या चरवाहों का जो जीवन था, जीवन जीने का तरीका था, वो किस तरह बदला। तो अब हम आते हैं अंग्रेजों के शासनकाल में, है ना। अंग्रेजों के शासन से पहले जो उनकी जिंदगी थी उनको हमने पढ़ लिया। अब अंग्रेजों के शासन के दौरान उनकी जिंदगी क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो एच गिब्सन व प्रोफेसर दार्जिलिंग ने 1913 में ये लिखा था, क्या लिखा था, कि चरवाई के लिए प्रयोग किए जा रहे जंगल को किसी और काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, और वहां से इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा नहीं किया जाएगा जो मुख्य वन उत्पाद होते हैं। इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे, इन्होंने स्रोत में इन्होंने लिख दिया। देखिए, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। जब औपनिवेशिक शासन रहा होगा उस समय जो चरवाहे लोग थे तो उनका जीवन कैसे रहा होगा, हम उसी चीज को इसमें पढ़ेंगे। देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए थे। जब औपनिवेशिक शासन आया था तब क्या हुआ था, जो चरवाहा लोगों की जिंदगी थी ना उनमें बहुत बदलाव आया था। अब क्या बदलाव आया था वो हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। देखिए, उनके चरागाह कैसे हो गए, सिमट गए। चरागाह की जो जमीन थी वो पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब औपनिवेशिक शासन आया था तब वो जमीन धीमे धीमे कम होती गई और कम हो गई। इधर उधर आने जाने पर बंदिश लगने लगी। अब क्या हो गया, जो इधर से उधर वो जब जाते थे तो पहले तो घूमते थे वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे औपनिवेशिक शासन आया तो उनके आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई थी। लगान था ना, उसमें लगान में भी वृद्धि कर दी गई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा, और उनके पैसे और हुनरों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। तो जो व्यवसाय था, उनका जो हुनर था उस पर क्या हुआ, उनका हुनर और उनके व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा था इस चीज। आइए देखें कि यह सब कैसे हुआ और क्यों। देखो, पहली बात उन्होंने बताया है क्या है, कि अंग्रेज सरकार चरागांव को खेती की जमीन में तब्दील कर देनी चाहती थी। अंग्रेज सरकार है ना, वो क्या करना चाहती थी, अंग्रेज सरकार चरागांव को खेती की जमीन में बदलना चाहती थी। वो चाहती थी जो भी चरागांव की जमीन है उसको हम खेती में तब्दील कर दे, खेती में बदल लें। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। तो जमीन जो बनेगी उससे लगान मिलेगा तो उससे क्या होगी, उसको आमदनी मिलेगी। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। जब खेती का क्षेत्रफल बढ़ेगा, सरकार की जो इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, ऐसा उसमें कहा है, इनकम बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, इससे जूट बोलेंगे तो पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीय चीजें उत्पादन में भी इजाफा हो जाता। जूट का, कपास का, गेहूं को, अन्य जो फसलें होंगी उनका उत्पादन होगा, है ना। उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत रहती थी, इंग्लैंड में जरूरत थी। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। वो इनका मानना है कि जमीन अगर जो बिना खेती की हुई पड़ी है, जिस पर खेती नहीं हो रही, वो नहीं हो रही है, तब वो जमीन किसी मतलब की नहीं है, इसलिए आप खेती के लिए बनाओ, खेती के लिए यूज करो, इनका मानना था। उससे ना तो लगान मिलता था, जो जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिस पर खेती नहीं हो रही है, उसका मानना था अंग्रेजों का कि उससे ना तो लगान मिलता था और ना ही उपज, ना तो उनसे हमें लगान मिल रहा है और ना उससे हमें उपज उपज मिल रही है ना, जो खेती चरवाहे के रूप में पड़ी हुई उसकी बात हो रही है। तो अंग्रेज ऐसी जमीन को बेकार मानते थे, मतलब ये जमीन बेकार है, किसी काम की नहीं, उसे उसे खेती लायक बनाना जरूरी था, ये मानते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रति भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे थे। जो प्रति भूमि थी ना उसके विकास के लिए उन्होंने नियम बनाना शुरू कर दिए थे। आगे देखते हैं, इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार
गैर खेती हर जमीनों को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी थी ना। इन जमीनों को अपने कब्जे में लिया और उनके जो कुछ खास लोग थे उनको जमीनों को उनको दिया गया, चरवाए वाली जमीनों को ना। तो इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई थी। को जमीन सौंपी गई थी ना, तो उनको कई तरह की रियायत दी गई थी। और इस जमीन को खेती लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया था। ऐसा बढ़ावा दिया गया था, आप लोग इनकी खेती करिए, जमीन को खेती योग्य बनाइए। कुछ छूट दे दी, कुछ और कोई लाभ दे दिया। इस तरह से उन्होंने जमकर उसका प्रोत्साहन किया था। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। भाई जिनको खेत दे दिया तो वो बना दिया, भाई हाँ लो ये हम तुमको इतनी जमीन दे रहे हैं, तुम गांव के मुखिया हो जाओ। क्या करे, जब गांव का मुखिया जमींदार बन गया एक तरह से, क्या करेगा, उसकी चलेगी, वही सिस्टम है ना। इस तरह कब्जे में ली गई ज्यादातर जमीन चरागांव की थी। क्या किसकी जमीन थी, चरागांव वाली जमीन थी जो कब्जे में ली गई थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चरागाह सिमटने लगे थे। इसके खेती के जो फैलाव होते हैं ना, खेती के फैलाव से चरागाह, जब खेती का विस्तार हो रहा है तो चरागाहों की जो क्षेत्रफल है, चरागाह वाला क्षेत्रफल है वो कम हो रहा है। एक खेती का विस्तार बढ़ रहा है, चरागाह कम हो रहे हैं, तो इसमें बात कही गई है चरागाह के लिए समस्याएं अब पैदा होने लगी थी। ये बात होगी पहली। दूसरी बात क्या है इसमें देखते हैं। बात क्या है, 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित कर दिए गए। अब 19वीं सदी का दौर आया, 19वीं सदी के जैसे मध्य में आते हैं, तो मध्य में आते आते क्या हो गया, वन अधिनियम के कानून पारित हो गए। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। जहां देवदार और साल जैसी जो कीमती लकड़ी जो पैदा होती थी, उन जंगलों को आरक्षित घोषित घोषित कर दिया सरकार ने। इन जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। वो कहा कि चरवाहे इसमें नहीं अब घुस सकते। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया, है ना। कुछ जंगल आरक्षित हो गए, तो जो बचे जो जंगल हैं उनमें से कुछ जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया। इन जंगलों में चरवाहों को चरवाही के लिए कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए जाते थे, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी थी। जो संरक्षित चरवाहे हैं पर कुछ अधिकार तो दिए गए थे चरवाहों को, लेकिन जो आने जाने का जो सिस्टम था उस पर बंदिश लगी थी। तो सब बंदिश नहीं, बहुत सारी बंदिशें, कुछ एक आदमी छूट होगी, लेकिन बहुत सारी बंदिशें लगी थी। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से छोटे जंगली पौधे, कि जैसे उपनिवेश अधिकारी थे, जो भी अंग्रेज अधिकारी थे, उनको ये लगता था कि पशु जब चरते हैं तो चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती हैं जब ये जानवर चरते हैं तब। उनकी राय में चरवाहों को रेवट छोटे पौधों को कुचल देते हैं। उनकी राय में ये थी कि जो चरवाहे हैं वो छोटे जो पौधे होते हैं जंगल में उनको ये कुचल देते हैं और कोपलों को ये खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त क्या होती है, रुक जाती है। ये इनका मानना है औपनिवेशिक सरकार का। तो आगे देखेंगे, ये नए शब्द में लिखा है परंपरागत अधिकार, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार हो गए, है ना, परंपरागत अधिकार, है ना। देखेंगे आगे, देखते हैं कि जैसे पेड़ों की बढ़त रुक जाती है तो वन अधिनियमों के चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। जो वन अधिनियम है ना, वन के जो कानून है, इन कानूनों ने क्या काम किया, जो चरवाहों की जिंदगी थी वो बदल डाली, बदल गई। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया, अब वो उन जंगल में नहीं जा सकते जो पहले मवेशी के लिए बहुमूल्य चारे का स्रोत थे। पहले जो मवेशी जहाँ पर चारा खाने जाती थी, अब वो उन जंगलों में वापस नहीं जा सकते थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। अब जहां जहां जिस क्षेत्र में जाने के लिए उन पर जो छूट दी गई थी, भाई तुम वहां जा सकते हो, तो वो भी एक निगरानी में थे, है ना। तो जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में जब प्रवेश करते थे तो प्रवेश होने के लिए उन्हें परमिट चाहिए, परमिट दिखाते थे तब वो प्रवेश करते थे। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी। जंगल में प्रवेश करने की और कितने दिन बाद तुम लौट के आओगे, वो तारीख उसमें एंटर की जाती थी, है ना। और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। क्यों, अब चरावाए किसी जंगल में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते थे,
भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों ना हो, है ना, चारों तरफ घनी हरियाली हो, उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी, क्योंकि उस पर डेट लिखी होती थी ना, आप इतने दिन तक ज्यादा नहीं रह सकते, है ना, ज्यादा दिन रहोगे तो पकड़े जाओगे, जुर्माना लग जाएगा, है ना, कुछ और भी हो सकता है, तो वह बात है। परमिट में पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे, अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था, तो मैंने अभी आपको बता दिया। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात देख लेते हैं। अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे, जो अंग्रेज जो अफसर हैं, जो घुमंतु किस्म के जो लोग हैं, उनको उनको थोड़ा डाउट था, है ना, शक था उन पर। वे गाँव गाँव जाकर अपनी चीजें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों और अपने रेवड़ों के लिए हर साल नए नए चरागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदलने वाले चराहों पर यकीन नहीं कर पाते थे, मतलब उनको यकीन नहीं था ना, जो घूम घूम कर अपने यापन कर रहे हैं, तो उन पर ये यकीन नहीं करते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, वही चाहते थे जो गांव की जनता है वो गांव में ही रहे, और उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों, उनकी जो रिहाइश है ना, और उनके जो खेत हैं, उनके जो निवास स्थान है, उनके जो खेत हैं, उन पर उनके क्या हो, उनके अधिकार तय हों। इस तरह की आबादी की पहचान करना, उसको नियंत्रित करना ज्यादा आसान था, मतलब इस तरह की जो आबादी है ना जो गांव में रहेगी उसको नियंत्रित करना और कंट्रोल करना, है ना, नियंत्रित करना और उनकी पहचान करना आसान हो जाता था। और घूम घूम जो घूम रहे हैं, यहाँ से वहां पहुंच गए, वहां से वहां पहुंचे, उसका क्या कंट्रोल होगा, है ना, और क्या सरकार कंट्रोल कर पाएगी, वही बात कही गई है। जो एक जगह टिक न कर रहती थी, ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाले लोग माना जाता था, जो एक जगह रहते थे उनकी बात हो रही है ना। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था, घुमंतु लोग थे उनको ये अपराधी मानते थे। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया था। कब? 1871 में। तो घूमने वाले लोग हैं ना, उनके लिए इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरावाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया, बोल दिया हाँ ये लोग अपराधी है ना। आगे देखें, उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ये कुदरती हैं, ये जन्मजात से अपराधी हैं, ये घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उन्होंने गांव बता दिए कि आपको उन्हीं गांव में बसना है, उनको एकदम हुक्म दे दिया भाई तुम वहां बसना है। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई कि ये बिना परमिट के ना तो आएंगे और ना ही ये जाएंगे। जो भंतु लोग हो रहे हैं, भंतु व्यापारी, इनकी बात हो रही है। ग्राम में पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी, जो गांव की जो पुलिस होती है उन पर क्या करती है, नजर रखती है लोगों पर, व्यापारियों पर, घुमंतुओं पर, हाँ, बंजारों पर। अब चौथी बात क्या है, चौथी बात देख लेते हैं। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। भाई अंग्रेजों को अपनी आमदनी बढ़ानी थी, उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने हर प्रयास को अपनाया था, हर प्रयास किया उन्होंने। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने जमीन उन्होंने जमीन, नहरों के पानी पर टैक्स लगाया, नमक पर टैक्स लगाया उन्होंने, है ना, खरीद फरोख्त पर खरीद फरोख्त की जो चीजें होती हैं उन पर टैक्स लगाया। यहाँ तक कि मवेशियों पर भी उन्होंने टैक्स वसूलने की ऐलान कर दिया, भाई मवेशियों पर भी टैक्स लगेगा। और चरागाहों से चरागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर उन्होंने टैक्स वसूल किए जाने का आदेश दे दिया, पर भी टैक्स लगने लगा। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया। कब से? 19वीं सदी से ही, है ना। ज्यादातर चरवाही इलाकों में देखिए, प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। मवेशी टैक्स की दर प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत हो गई। जो टैक्स वसूली की जो व्यवस्था थी वो कैसे हुई थी? दिनों दिन दिन मजबूत हो रही थी, क्योंकि उन्हें राजस्व चाहिए ना, उन्हें अपनी आमदनी चाहिए अंग्रेजों को, इसीलिए। आगे देखते हैं। 1850 से लेकर 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। टैक्स वसूलने का काम किसको दे दिया गया? अब दे दिया गया ठेकेदारों को।
अब ठेकेदार ठेकेदार से बोल दिया भैया हमें इतनी एरिया से हमें इतना टैक्स चाहिए, तो वो ठेकेदार उतना टैक्स तो देते थे उन्हें, लेकिन वो अपने फायदे के लिए उससे ज्यादा और टैक्स वसूलते थे। वही बात उसमें उन्होंने लिखी है, देखो हम पढ़ते हैं उसको। देखिए, ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। मैंने बता दिया आपको। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से, है, कारिंदा मतलब उनके कर्मचारी, कारिंदा मतलब कर्मचारी, सरकार ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। अब उनको क्या मालूम पड़ा, अब उनके ठेकेदारी उनकी मालूम पड़ेगी, हाँ देखो ठेकेदार हमारे साथ कैसा क्या कर रहे हैं, हमें टैक्स ले रहे हैं और ऊपर हमारे टैक्स ले रहे हैं 1 रुपया और वसूल रहे हैं उनसे 3 रुपया, 2 रुपया अपना फायदा कर रहे हैं। तो जब उनको ये बात मालूम पड़ी तो फिर उन्होंने अपने कर्मचारी रख दिए, भाई लो हमारे कर्मचारी हैं ये टैक्स वसूलेंगे। अब हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया था, यानी एक प्रत्येक चरवाहा जो होते हैं एक पास, हर हर चरवाहे को एक एक पास जारी कर दिया गया, है ना। और किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। किसी भी चरागाह में जब दाखिल हो रहे हैं ना, दाखिल होने से पहले वो पास दिखाते थे, भाई पास देख लेंगे तब वो प्रवेश करने देंगे अंदर उस चरागाह में। तो चरवाहों के साथ कितने जानवर हैं और उनसे कितना टैक्स चुकाया है उन्होंने पहले, और इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था, है ना, गिनती की जाती थी और इन्होंने कितना टैक्स पहले चुकाया है और अब कितना चुकाएंगे, है ना। तो वो सिस्टम उनका था उस समय। अब देखते हैं इन बदलावों ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित किया। अब उनकी जिंदगी, चरवाहों की जिंदगी बदली तो कैसे बदली हम उनको थोड़ा देखते हैं, है ना, कैसे इफेक्ट हुई थी जिंदगी। भाई चरवाहों की जिंदगी उपनिवेश शासन में किस तरह से प्रभावित हुई थी वही इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, इन चीजों की वजह से चरागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई थी। क्या हो गई, जो चरागाह थे इनकी गंभीर कमी पैदा हो गई, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा चरागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेतों में बदल जाने लगा, वैसे वैसे चरागाहों के लिए उपलब्ध इलाका छोड़ने लगा। जो जमीन पहले चरागाहों की थी वो खेत बनने लगे, तो जो वैसे जमीन बची चरागाह वाली वो होती गई कम। ये बस उन्होंने बात कही है। इस तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ, क्या हुआ, जंगलों के आरक्षण का नतीजा क्या हुआ कि गडरिये पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जिस तरह से जो आज़ादी पहले थी उस आज़ादी से अब नहीं चरा सकते थे कि वो आरक्षण में आ गए, है ना, खेत बन गए, परमिट लागू कर दिया इसलिए, है ना। जब चरागाह खेतों में बदलने लगे तो बचे खुचे चरागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। अब भाई पहले चरागाह बहुत था और चरागाह हो गया कम। अब कम चरागाह में जब जानवर संख्या होगी बहुत ज्यादा, क्या होगा, घास फूस उगती है वो कम हो जाएगी, जानवरों का पेट भरेगा नहीं, अकाल पड़ेगा, जानवर मर जाएंगे। तो इसमें स्थिति वही लिखी है देखो। इसका नतीजा यह हुआ कि चरागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक जो घुमंतु चरवाहा है अपने मवेशियों को उस दिन तक की एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चरागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, पहले ये होता था। लेकिन चरावाओं की आवाजाही पर लगी बंदिशों से, लेकिन जो चरावा है क्योंकि जो आने जाने पर जो भी रोक लगा दी गई थी उनसे चरागाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चरागाहों का स्तर गिरने लगा था, चरागाह कम होने लगे, जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा, फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी, सेहत भी गिरने लगी, उनकी तादाद भी कम होने लगी, है ना। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। स्थिति होगी थी भाई साहब, समझ सकते हैं। तो अंग्रेजों ने छोड़ा किसी को नहीं, है ना, छोड़ा किसी को नहीं, अपना इनकम लेने के लिए, अपना फायदा के लिए छोड़ा उन्होंने किसी को। अब थोड़ा हम ये देख लेते हैं मैप को। देखो, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है जिसमें गुज्जर बकरवाल रहते हैं, है ना। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप लोग अपने पास मैप रखेंगे और मैप में चीजों को देखेंगे कौन सा इलाका किस राज्य में अंतर्गत आ रहा है ना। ये आपका ये राजस्थान आ रहा है, इसमें रायका है, बंजारे हैं। आपका गुजरात मरुस्थल क्षेत्र बलधारी है ये, है ना। ये आपका मध्य प्रदेश में बंजारे हैं, महाराष्ट्र में धंगर हैं, है ना। और आपके ये गोंडपा हैं,
भोटिया, गुज्जर है, गद्दी है, इस तरह के इनके नाम दे रखे हैं। और ये क्या नाम इनका, कुरमा, कुरबा, गोल्ला, इनके नाम दे रखे हैं। ये गणरीय समुदाय हैं, है ना। सरवाय समुदाय की नाम गिनती आ रही है इसमें, बात कही गई है। अब देखते हैं 2.2, चरवाहों के इन बदलावों का सामना कैसे किया। चरवाहों ने जो ये बदलाव जो हुए थे, इन बदलावों का उन्होंने सामना किया तो कैसे। तो देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, तो आप ही बताएंगे। और हमारी ये क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपको, हमें भी लगे कि हाँ कितना हम आपको सही दे पा रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि संस्थान के माध्यम से आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। आपका समय कितना रहेगा आपको पता है आपके एग्जाम के लिए, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो आज ये हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी का लास्ट अध्याय होगा, कि जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उनको अपने एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अब उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है ना। हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। पढ़ना वो है जो हम पढ़ा रहे हैं, और जो आपके सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ना है। ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना कि परीक्षा आपकी कहाँ है आपको पता है, और उसी के लिए आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका बेहतर उसका यूज कीजिए। और अगर आप देखो, पहले तो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं है, अच्छी बात ये है, पढ़ना पढ़ना नहीं चाहते, सीधा बुक पकड़ा, हाँ यहाँ से पढ़ लो। वो मोटी मोटी बुक होती है, उनमें पढ़ा, पर दो चार पेज पढ़े, 10-5 पेज पढ़े, एक दो दिन पढ़ा। हाँ एक दिन मालूम पड़ेगा, पहले दिन ये मालूम पड़ेगा खूब हमने पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। होता कुछ है नहीं है, बस थोड़ा ऑफ हो गया, रख दी किताब, बस हो गया। ऐसे थोड़ी नहीं होता। आप हमारे साथ रह करके आप इनको पढ़ रहे जाएंगे, है ना। इसके बाद आप एक दो बार रिवीजन और कर लिए, ऐसी वीडियो को स्पीड में लगाइए, 1.25 या 1.5 या 2 गुना की स्पीड में करिए, और आपको इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। और जब आप एडवांस पढ़ेंगे ना, और फिर यहाँ से कभी क्वेश्चन बन भी जाता है यहाँ से, तो यकीन मानिए आपने अगर 2-3 बार उसका रिवीजन कर लिया है, और वो आपको दिमाग में ऐसे लिंक करेगा कि आप बोलोगे हाँ ये ही सही है, वो मन करेगा यही सही है, बस आप उसी को टिक कर देंगे, जाएगा। तो पढ़ रहे हो तो सही से पढ़ लो, है ना। पढ़ रहे हैं हम तो सही से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया, है ना। जो बदलाव हुए उसको हम देख लेते हैं। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूपों में सामने आई थी। बदलाव जो हो रहे थे, है ना, तो इन बदलावों से क्या हुआ, जो चरवाहों की जो प्रतिक्रिया थी, प्रतिक्रिया के कई रूप में क्या, कई प्रतिक्रिया सामने आई थी, है ना। अब किन किन रूपों में सामने आई देखते हैं। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। भाई क्या करें, घास फूस है नहीं उनको खिलाने के लिए जानवरों को, है ना। क्या करेंगे, जानवर कम ही रखेंगे। तो उन्होंने अपनी जानवरों की संख्या कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे, कि पहले जानवरों को चराने के लिए बहुत बड़े बड़े मैदान थे, लेकिन अब वो है नहीं, अब वो सिकुड़ गए। क्या कर दिया उन्होंने, अपने जानवरों की संख्या कम कर दी चरवाहों ने। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया, तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढने लिए थे। लेकिन जिनके पास जानवर ज़्यादा थे, जानवर कम नहीं किए थे, उन्होंने क्या काम किया था कि जो पुराने चरागाह थे वो कम हो गए, तो उन्होंने फिर नए चरागाह ढूंढने स्टार्ट कर दिए थे, है ना। नए नए चरागाह, मिसाल के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिला हो सकते थे और ना सिंधु नदी के किनारे पर। 47 में जो 47 के बाद क्या होता है, बंटवारा हो जाता है ना, तो उसके बाद जो सिंध क्षेत्र है उनमें ना तो वो प्रवेश कर सकते थे रायका, है ना, और ना ही वो सिंध के किनारे, नदी किनारे वो रह सकते थे, अपने जानवरों को चरा सकते थे, ना तो वो ये काम कर सकते थे, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया था। वही बंटवारा हो गया, मैंने कहा ना, वही डिवीजन, है ना, वही हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी, वो उस पार जा नहीं सकते, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया है। क्या करेंगे, जानवरों को चराने के लिए वो नई जगह को तलाशेंगे। देखते हैं।
जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी ढूंढनी होगी, है ना। अब वे हरियाणा के खेतों में, हरियाणा के जो खेत है ना, उनके खेतों में जाने लगे थे। हरियाणा के जो खेत थे उनमें जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत पड़ती थी। इसकी खाद की, जो खाली खेत पड़े हैं ना उनको, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती थी। आगे देखते हैं। समय गुजरने के साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बसकर रहने लगे। तो जो समय गुजरा, टाइम निकला, समय बीता, तो कुछ जो पैसे वाले चरवाहे थे उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जमीन ले ली, जमीन खरीद ली, और जमीन खरीद कर वो एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। खेती करने कुछ व्यापार कर रहे हैं। जिन चरवाहों के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वे सूदखोरों से ब्याज लेकर कर्ज पर दिन काटने लगे, है ना। जो पास कम पैसा है, इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से चले जाते रहे। चक्कर क्या हुआ, बहुत लोगों की मवेशी भी हाथ से निकल गई। वे मजदूर बनकर रह गए, वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। तो ये स्थिति हो, चरवाहा देखिए, है ना। इनके पास पैसा था, उन्होंने तो जमीन ले ली, खेती कर रहे हैं, और कुछ खोरों से ब्याज ब्याज पर पैसा ले रहे हैं और फिर दिन काट रहे हैं। उनकी ब्याज जब ज्यादा हो गई तो उनके जानवर हाथ से निकल जा रहे हैं। अब वो क्या करें, मजदूरी करने लगे। वो स्थिति इनकी हुई थी। इस सब के बावजूद चरवाहे ने न केवल आज भी जिंदा है ना, इन सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हो गई है। जो आपको बात बता दी, कई जगहों पर उनकी वृद्धि होगी संख्या में। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती, वे अपनी दिशा बदल लेते थे। किसी चरागाह पर उन्हें दाखिल, किसी चरागाह था कि फिर उस पर रोक लगा दी, तो दिशा चेंज कर ली, भाई हम यहाँ नहीं जा रहे, हम वहाँ जाएंगे, है ना। कितनी हमें यहाँ नहीं मिल रहा तो हम वहाँ से ले लेंगे, वही सिस्टम था। रेवड़ लौट रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज में तालमेल बैठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते थे। हाँ, मतलब क्या करना, काम धंधा कुछ तो कुछ करेंगे, तालमेल बैठाना है, वही बात है। बहुत सारे पारिस्थितिकी विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाकों और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यावहारिक रास्ता है। वहाँ पर सूखे इलाकों में और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही है ना, वही वहाँ पर रह सकते हैं। चरवाही के रूप में ही रह जा सकता है, और बेच नहीं रह सकते इस इलाके में। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानून और बसाहट के नए तो तरीके उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलावों के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर कर दिया गया। हाँ? आधुनिक विश्व में आए इन बदलावों से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए, भाग चलना है। देखिए, अब आता अपना अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका जो महाद्वीप है, उसमें चरवाहों का क्या जीवन था, वो देखते हैं। आइए जब जरा अफ्रीका की तरफ चलें, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। वहां पर अफ्रीका में दुनिया की जो आधी से ज्यादा आबादी चरवाहों की कहाँ रहती है, अफ्रीका अफ्रीका में रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधि में आश्रित है, आज भी, है ना। इनमें देखिए, बेदुइस, बर्बेर्स, मासोई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी इसमें शामिल हैं। आगे देखेंगे। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। कहाँ पर, अर्ध शुष्क जो घास के मैदान है वहां पर, या फिर जो सूखे रेगिस्तान है या वहां पर ये रहते हैं। जब वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है इन जगहों पर, यहाँ के चरवाहे गाय बैल ऊंट बकरी भेड़ व गधे पालते हैं। कौन, यहाँ के चरवाहे क्या पालते हैं, गाय बैल पालते हैं, ऊंट पालते हैं, बकरी पालते हैं, और क्या पालते हैं, भेड़ और गधे पालते हैं। और ये दूध मांस पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं ये लोग। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। भाई कुछ व्यापार भी करते हैं, और जो यातायात संबंधी काम वो भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं, कुछ चरवाही करते हैं उसके साथ खेती भी करते हैं। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है।
कुछ लोग चरवाई से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई और धंधा कर लेते हैं, है ना। चरवाई की से जो मामूली जो गुजर इनकम हो रही है उससे गुजर नहीं हो रही, तो क्या कर रहे हैं वो, साथ साथ में कोई और धंधा भी कर ले रहे हैं। जीना है भाई। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए, है ना। औपनिवेशिक और जो उत्तर औपनिवेशिक काल है ना, तो क्या हुआ है, गहरे बदलाव आए। आखिर क्या थे ये बदलाव, आखिर जो बदलाव थे तो क्या थे, देखते हैं। देखिए इस चित्र को थोड़ा देखेंगे। मासाई लैंड जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, है ना। बदलती परिस्थितियों के कारण मासाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं जो उनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से वे इन चीजों की पसंद नहीं करते थे, है ना। तो मासाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। ये मासाई लोग मानते थे कि जमीन पर फसल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो चरवाही के लायक नहीं रहती। आप जमीन पर खेती करेंगे तो क्या होगा, चरवाही के लायक नहीं रहेगी, इसमें कहा है। आगे देखते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का चित्र दिया है इसमें। ये बेदुइन, बर्बेर्स, तेजा, और ये इस तरह के नाम दे रखे हैं इन्होंने। और इसमें देखिए ये सूडान है, इथियोपिया है ना, तुर्काना, जायरे, उगांडा, बोराना, बोरान, सोमाली, सोमाली, है ना, कीनिया, मासाई मासाई मासाई, तंजानिया। तो ये हमने चित्र थोड़ा देख लिया। अब हमको जो राहत मिलेगी ना, इस चित्र पर थोड़ा देखेंगे। कीनिया और तंजानिया के बीच की बात होगी यहाँ पर, है ना। तुम पढ़ेंगे यहाँ इसकी और इसकी, तंजानिया इसके बीच की बात होगी, तुम देखेंगे इसमें। ये अफ्रीका के चरावा समुदाय है ना। इन परिवर्तनों को हम चरावाओं के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। एक समुदाय का नाम क्या है, मासाई नाम का जो समुदाय है तो हम चुन लेते हैं, है ना। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। कहाँ का, पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया और करीब 1.5 लाख तंजानिया रहते हैं, ना। पूर्वी अफ्रीका की बात हो रही है। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किसी तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी थी। देखिए, हाँ, कानूनों ने, कानून और बंदिशों ने किस तरह से उनकी जमीनें छीन ली, जमीनों को उनसे छीन लिया गया। और उनके आने जाने पर क्या कर दिया, बंदिश लगा दी, रोक लगा दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई। क्या हो गई, सूखे के जब सूखे के दिन आते हैं ना, उस समय उनकी जिंदगी में बदलाव आया और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल पर, एक नई शक्ल में ढल गए, मतलब सामाजिक बदलाव भी आ गए। देखेंगे। अब चरागांव का क्या हुआ, चरागाह थे तो क्या हुआ। मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर के तंजानिया के घास मैदानों तक था। जब घास मैदानों को स्टेपीज बोलते हैं, वहां तक फैला हुआ था उपनिवेश शासन से पहले। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी थी। अफ्रीका में इलाकों को कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी थी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने कब्जे में कर ले लिया। बस छोटे छोटे उपनिवेश बना दिए बहुत सारे इलाकों को, और उनको छोटे छोटे उपनिवेश बना करके उनको अपने कब्जे में कर लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन टंगानिकिया के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए थे। सीमा खींच करके क्या कर दिए, 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए थे। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया था। इनको गोरों को बसाने के लिए, अंग्रेजों को बसाने के लिए।
बेहतरीन जो चरवाहे थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया था। उनके जो छोटे छोटे इलाके थे ना, बच्चे थे, वो ढकेल दिया, भाई आप वहां रहो, आप यहाँ मत रहो। जो क्षेत्र वैसे थे, जहाँ बारिश कम होती थी, जहाँ जमीन कम होती थी, उपजाऊ थी, उन क्षेत्रों में इनको भेज दिया। और जो उपजाऊ भूमि थी, उपजाऊ जो चरवाहे थे, वो उनको को गोरों को बसाने के लिए अंग्रेजों ने उनको अपने कब्जे में कर लिया। आगे देखते हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले मासाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया था। मतलब जितनी जमीन थी मासाइयों के पास, उस जमीन का उनका 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया, है ना। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चरागाह थे। ऐसे में उनको ढकेल दिया जा करके। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में थी। कहां पर थी? पूर्वी अफ्रीका में थी। स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी थी। स्थानीय जो किसान थे, उनको जमीन को ज्यादा विस्तारित करने के लिए उनको प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ, वैसे वैसे चरागाह खेतों में तब्दील हो गए थे। जो चरागाह थे किसमें हो गए? खेतों में बदल गए। अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। जब उपनिवेशिक शासन आया था, उससे पहले ये चरवाहे, वहाँ के जो किसान थे, उन पर भारी थे, पास पैसा था। लेकिन जैसे ही उपनिवेश शासन आया, उपनिवेश शासन के अंत तक आते आते ये समीकरण बिल्कुल उलट गया। अब किसान हो गए पैसे वाले, चरवाहे हो गए गरीब, स्थिति हो गई। आगे देखते हैं। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। शिकारगाह मतलब जो जहाँ पे शिकार खेलने की जगह होती है ना, जहाँ शिकार खेली जाती है, जहाँ शिकार की जाती है। तो बहुत सारे चरागाहों को क्या बना दिया? शिकारगाह बना दिया। कीनिया में मासाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क। कीनिया में कौन कौन से? देखो, कीनिया में मासाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह अस्तित्व में आए थे। तो शिकारगाह बना दिया था। तो ये ऐसे ऐसे पार्क थे, अच्छे अच्छे पार्क थे, उस शिकारगाह बना दिया, है ना। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना हो गया। मतलब ये जो जंगल आरक्षित थे, उनको बोल दिया आप यहाँ नहीं आ सकते। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और ना अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई होंग अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। मासाइयों के जो चरागाह थे, उन पर कब्जा करके इनको बनाया गया था। कितना? 14,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बनाया गया था। देखिए, काफी है ना। जगह ये किसकी थी? महासहयोग चराबाव की जगह थी। तो देख लेंगे थोड़ा। घास के बिना पशु, है ना, मवेशी बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जिसका मतलब है कि चरावाहों के परिवार और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल देखो 24 करोड़ कीनियन शिलिंग थी। तो किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर गुजरती है। जो किलिमंजारो जल परियोजना है ना, इसी इलाके से होकर जाती है। हाँ, देखेंगे। लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय ना तो पीने के लिए और ना ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये मतलब ये है ना, इसका पानी नहीं पी सकते थे। तो है ना, किलिमंजारो जल परियोजना का भाई रोक लगी थी ना, देख सकते हैं ना। अब भाई चलते हैं इससे आगे और एक बार चित्र को देख लीजिए आप। पढ़ते हैं हम। मासाई नाम माँ शब्द से निकला है। मासाई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मासाई घुमंतु और चरावा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। किस पर? दूध और मांस पर। ऊंचे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात भरे रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुववृत्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। इस ऐसे समय बहुत सारे जानवर
मर जाते हैं। बात यहाँ पर की गई है। अब इसको थोड़ा पढ़ ही लेते, जब आ गया बीच में तो, है ना, स्रोत, जल्दी से पढ़ लेते इसको। देखिए, अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरवाहों को इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका की अन्य जगहों पर, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास ही में स्थित ओम्बोलैंड ओबाम्बो लैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाजारों में जानवरों की खाल, गोश्त और अन्य वस्तुएं बेचा करते थे। देखिए, नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में उनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, है ना, जिससे उनका पहले की तरह दोनों इलाकों में आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतू पशुपालकों की शिकायत थी। क्या शिकायत थी? कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, है ना, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें बंद क्यों किया गया है। ये बेचारे अपने, हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते, खालों को बाहर नहीं भेज सकते, है ना। ओबाम्बो लैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है, हम लंबे समय तक ओबाम्बो लैंड में रहे हैं, हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहां ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं, ये सीमा हमें मारे दे रही है, जीना मुश्किल है। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के चरवाहों का बयान, नामीबिया 1949 का है। देख लिया। तो इस स्रोत इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, जब ये आया है तो, हाँ, पढ़ ही लेते हैं। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नजर रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था, कि भाई ये गोरों वाले इलाकों में नहीं जाएंगे, है ना, गोरे गोरे इलाकों वालों में नहीं जा पाएंगे, क्यों, गोरे लोग रहते हैं, हो सकते हैं। नामीबिया में काओकोलैंड के चरागाहों को के आने जाने पर पाबंदी लगाने के लिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था। क्या दिया था, देखें, देखते हैं, कि जब तक कोई बहुत खास हालत पैदा ना हो जाए तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किए जाएं, विशेष स्थिति में नहीं दिए जाएं। इस आदेश का मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना है, उन्हें काबू में रखना है, इसलिए उन्हें सामान्य यात्री पास किसी भी हालत में जारी न किए जाएं, है ना। ये हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर, है ना। देखिए, अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाकों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। भाई, जब अच्छे चारागाह जब हाथ से निकल गए, हाथ से ही चले गए, है ना, और जल संसाधन जब हाथ से ही निकल गए, इसकी वजह से छोटे इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया, मतलब जिसमें, मतलब मसाई लोग रहने लगे। हाँ, धकेल दिया मतलब ये लोग वहां पर रहने लगे। भाई, उनके कब्जे में जमीन पहुंच गई अंग्रेजों के में, जगह जो बच्ची हो छोटी जगह वहीं पर तो ये रहेंगे, और कहाँ रहेंगे, है ना। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा से कमी रहने लगी, और मवेशियों को पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। अब सरहदें बंद हो गई, है ना, सरहदें बंद होगी, थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है। सरहद एक तरह से सीमा हो गई, आने जाने की सीमा पर प्रतिबंध लगा दिया, ये उनकी बात की गई है ना। देखेंगे, अब देखते हैं आगे। सरहदें बंद हो गई, उससे क्या फर्क किया, उससे उससे क्या फर्क पड़ा। 19वीं सदी में चरवाहे चरागाहों की खोज में बहुत दूर तक चले जाते थे। कब? 19वीं सदी में, जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह पर चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार आखिरी दशक से औपनिवेशिक सरकार आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगा दी, है ना। मासाइयों की तरह
अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया, तरह मासाइयों की तरह, वो जो अन्य चरवाहे थे उनको। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे, मतलब इनकी सीमा तय कर दी गई। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए परमिट चाहिए विशेष तरह का। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी, तो उनको तंग किया जाता परमिट देने के लिए। बहुत सारे काम किए करवाते थे, तंग भी करते थे उनको, है ना, दंडित भी करते थे। चरवाहों को गोरे के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया था। चरवाहे लोग थे क्योंकि गोरे के जो बाजार है ना, गोरों के बाजार, उनको जाने के लिए रोक दिया गया, उनमें जाने देख लीजिए। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे, क्या कहते, बहुत सारे वहाँ व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए और गोरे और यूरोपीय उपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे, मतलब बर्बर असभ्य, है ना। यूरोपीय उपनिवेशिक अफसर हैं और उन्हें खतरनाक थोड़ा मानते थे, बंधुओं को, प्रभाव को, बर्बर समाज मानते थे, है। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे कि जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। वो ये लोग मानते थे कि भाई ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ संबंध ही कम रखो, बर्बर लोग हैं, असभ्य हैं, मतलब खतरनाक लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा संबंध रखोगे तो हमको नुकसान होगा, ये कहा था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। मतलब फिर जो स्थानीय लोग हैं ना, जो चरवाहे हैं, फिर इनसे अगर संबंध नहीं रखोगे तो भी बात नहीं बन रही। संबंध तो रखेंगे लेकिन उनको संबंध रखेंगे अपने काम के लिए, बस अपना काम लेना है, उस तरह संबंध रखना। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। अपने काम के लिए काम लेने उनसे, वैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इन सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली थी। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा। जो नई पाबंदी लगाई थी और नई जो बाधाएं लगाई गई थी, उनकी आड़ में क्या कर दिया, उन्हें प्रताड़ित, दंडित किया जाने लगा। और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। मतलब उन्होंने भी खुद को मान लिया कि हम भैया हम यहाँ पे कैद, हम यहीं रहेंगे यहाँ पर, और हम कहीं जा ही नहीं सकते, हमारे लिए यही एरिया है, करना हमें तो हमको इतनी एरिया में करना है। इससे उनकी चरवाही और व्यापार दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। चरवाहे है ना, चरवाहे ना तो वो, अब तो चरवाहे भाई जब उनकी एक निश्चित सीमा हो गई है ना, अपने आप को केवल समझने लगे, चरवाहा के लिए जगह कम बच गई, चरवाहे करने के साथ साथ, है ना, तो वो अन्य तरह के व्यवसाय भी करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लगे। मतलब तो व्यापार पर अंकुश तो नहीं लगा, लेकिन तरह तरह के रोक बंद कर दिए उधर, व्यवसाय व्यवसाय को थोड़ा अंकुश के दायरे में रख दिया गया। अब देखते हैं जब चरागाह सूख जाते हैं तब क्या होता है। देखिए, सूखा दुनिया भर के चरागाहों की जिंदगी पर असर डालता है। क्या? हाँ। जिस साल बारिश नहीं होती और चरागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जा जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। पढ़ लिया। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं। किसके? घुमंतु स्वभाव के। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतुपन की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। आगे देखते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उपनिवेशिक शासन आ गया था, बाद ये एक निश्चित जगह में कैद हो गए। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चरागाहों की खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। एक जगह आरक्षित कर दी और कहा आप चरागाह के लिए आप यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया।
और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी पर रहने पर मजबूर कर दिया जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। जो कीमती जमीन थी, जो उपजाऊ जमीन थी, वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर ली थी, और जो अर्ध शुष्क जगह है जहाँ कभी बारिश होती है कभी नहीं होती कभी सूखा रहता है, वो जगह इनको महासयोग को दे देगी। क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। बड़ी समस्या होगी ना। इसलिए सूखे के सालों में महासाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया के मासाई है ना, उनके पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ें, 1,71,000 गधे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे। स्थिति हो अफ्रीका में इन लोगों की, देखिए उन्होंने अपना फायदा के लिए छोड़ा किसी को नहीं। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती है। गिरावट तो आएगी, बार 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 स्थिति बेकार हो रही है तो। अब थोड़ा देख लेते हैं इनको। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा ना। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम इन तस्वीर को थोड़ा देख लेते हैं। लोग हाथ में तलवार लिए पकड़े हैं, है ना, नौजवान युवक हैं। योद्धा गहरे लाल रंग की सुक्का और चमकदार मोतियों के आभूषण पहने हैं तथा स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं ये। देखिए हाथ में भाला है। बारीकी से सवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होते हैं। उगते हुए सूरज को सम्मान देते हैं भाई साहब, क्या है, सूरज के सामने खड़े होकर उनको सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं सूरज को। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को, कौन, लड़के पशु को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। इनकी तस्वीर इसमें दिखाई गई है। अब हम इनको थोड़े इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं ना? देखिए, औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं, हाँ, सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। मासाई समाज था ना, वो भाई साहब दो श्रेणियों में बटा हुआ था, है ना। औपनिवेशिक शासन के आने से पहले उन्होंने बता दिया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से दो समूह में बटा हुआ था, है ना। पहला समूह हो गया वरिष्ठ वरिष्ठ जन, जिसको हम बोलते हैं एल्डर्स। और दूसरा हो गया योद्धा, को उन्होंने वॉरियर्स बोला है। अब वरिष्ठ जन का जान लेते हैं उनका क्या काम था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। वरिष्ठ जन समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। ये वरिष्ठों का काम था, है ना। समय समय पर सभा सभा करते थे, विचार विमर्श करते थे ना, और ये शासन चलाते थे। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान होते थे। जो योद्धा लोग थे ना, उनमें ज्यादातर भाई नौजवान लोग होते थे, नौजवान, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। युद्ध के लिए, और जो कबीला है उसकी रक्षा करने के लिए उनको तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीनकर लाते थे। उस समुदाय की तो रक्षा करते थे, जो दूसरे कबीले थे उनकी मवेशी को छीन के लेके आते थे, ये इनका काम था। एक महत्वपूर्ण काम होता था दूसरी मवेशी को छीन कर लेके आना, दूसरे जानवर को छीन कर ले आना, इनके एक महत्वपूर्ण काम होता था योद्धाओं का। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इतनी हमलों से तय होती थी, है ना। अलग अलग जो चरवाहा समुदाय है ना, ताकत इनकी हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दांगनी साबित कर देते थे, तो इनको श्रेष्ठ मानते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे ही रहकर ही काम करते थे। अब थोड़ा इसको चित्र को थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, भाई सब नौजवान हैं, जरा देख सकते हैं इनका।
कि आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता है ना। हालांकि अब यह प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़कर अपने अहाते में घुसते हैं। इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के एक नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों में से गुजरना नहीं पड़ता है, इसका कहना है ना। मैंने इनको देख लिया। मासाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। अब क्या असर पड़े? उन्होंने कई मासाई उपसमूह के मुखिया तय कर दिए गए। मासाई उपसमूह होते ना, कई उन्होंने मासाई उपसमूह बनाए और उनके मुखिया को बना दिया। अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। भाई तुम अपने अपने कबीले की जिम्मेदारी देखिए, वो अपने कबीले की जिम्मेदारी देखेंगे, तुम अपने कबीले की जिम्मेदारी देखिए। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी थी। कहा आप ना तो हमला करेंगे और ना आप लड़ाई करेंगे। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई थी। किसकी? वरिष्ठ जन थे उनकी और योद्धाओं की। दोनों परंपरागत जो भी सत्ता थी कैसे हो गई थी? कमजोर हो गई। आगे देखते हैं। जैसे जैसे समय बीता, है ना, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। गया वैसे वैसे औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। सरकार ने जो मुखिया बनाए वो माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी कंटिन्यू में, जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वो मुखिया जानवर को, जमीन को इनको खरीद सकते थे। तो जो सामान चाहिए उनको खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। गरीब किसान है ना, पड़ोसी के जो गरीब किसान है, तो उनको कर्ज चुकाने के लिए पैसा देते थे, लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनसे ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए। उनमें से क्या हो गया, ज्यादातर लोग यहाँ पर से जाकर के शहरों में बस गए, भाई उनके पास पैसा आ गया, है ना। और वो व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। आज करते ना, गांव में शहर में रह रहे हैं, उनके जो बीवी बच्चे गांव में उनकी जानवर है, खेती उनकी देखभाल करते हैं। ऐसी स्थिति है ना। बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। चरवाही की और एक गैर चरवाही। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा था। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे की हालत अलग थी। जो केवल चरवाहे जो अपने चरवाहों के साथ ही जिंदगी व्यतीत करते थे, उनकी हालत कुछ अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। जब भी बुरा वक्त आता था, पास पैसा नहीं होता था। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। जैसे अगर कोई युद्ध हो गया या कोई अकाल पड़ गया, तो मैं उनका सब कुछ था वो खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयले जलाने का काम करने लगता था, तो कोई कुछ और करता था, है ना। जिनकी तकदीर ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। तकदीर अच्छी थी, सबका काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म। उम्र पर जो आधारित जो परंपराएं थी ना योद्धाओं की और उनकी वरिष्ठ जनों की, वो खत्म हो गई। भले ना हो- एक मिनट। इस तरह मासाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। अब मासाई समाज में दो स्तर पर बदलाव क्या क्या है? पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ही ना हुआ हो, पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त जरूर हो गया था। भाई फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा ना? दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हो गया। मतलब वही चरवाहों में गरीब अमीर का भाव पैदा हो गया। तो अब हमें उम्मीद है कि साथ ये, हाँ, थोड़ा निष्कर्ष इसको देख लेते हैं। निष्कर्ष को थोड़ा देख लेते हैं, अब पढ़ लेते हैं इसको एक बार।
इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े थे, है ना। चरवाहों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर्रा बदल दिया। नए जो कानून थे, कानूनों के आने जाने की जो सीमाएं थी, उनका ढर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया, हमने पढ़ लिया। और चरागाह बचे थे, वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। और सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब तक उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे थे। और अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें भी थोप दी गई थी। इसलिए वे नए चरागाहों की तलाश में भी नहीं जा सकते थे, कर सकते थे, है ना। फिर भी चरवाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते थे। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते हैं, और नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते थे, वे करते हैं। और राहत, रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं, राजनीतिक दबाव, है ना। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी कर रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में उनका हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त ये लोग मानने लगे हैं। तो भाई अब देख सकते हैं, है ना। देखिए फोटो, जयपुर राजमार्ग रायका गडरिये का है ये। बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गडरिये के नए इलाकों में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव पैदा किया है, अनुभव बना दिया है। और इसी के साथ आपका आज का ये अध्याय होता है फिनिश, है ना। तो आज हमने क्लास को किया फिनिश, क्लास 9th की एनसीईआरटी को। और इस तरह से आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी समाप्त हो चुकी है, नहीं हमने पढ़ ली पूरी, जो इंपोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने पढ़ लिए। अब जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी, ठीक है। और हमारी क्लास 6 की क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9th की एनसीईआरटी हो गई है, यानी हमारी 4 बुक हो गई हैं। 4 क्लास, यानी कि हम 4 साल अगर पढ़ते लगातार तब हमें इतना पढ़ पाते। और देखो हमने कुछ ही दिनों में इतना पढ़ लिया है ना। लगातार पढ़ने का ये फायदा होता है देर तक पढ़ने का, कि हमें तैयारी करनी है अपनी यूपीएससी की, तो उसकी हमें एग्जाम निकाल ली है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए हम नहीं रखेंगे। हाँ, अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजें। और आप लगे रहिए अपने तैयारी के लक्ष्य की तरफ, ना। और अपने दिमाग जो सिर पर जो प्रेशर उसको कम करते हुए आप हमारे साथ रह करके आप अपनी चीज़ों को कवर करते चलेंगे और आपकी एग्जाम आसानी से निकल जाएगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अगली क्लास में। सबके लिए नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।